उसने बस हल्की सी घंटी बजाई और सामने खड़ा आदमी तुरंत उसके वश में हो गया। उसने पास पड़ी एक टहनी तोड़ी और वो आदमी अचानक पलटा और अपनी ही सबसे प्यारी चीज पर झपट पड़ा। उसने किसी रोबोट की तरह अपना सिर दे मारा और अपने दोस्त का सिर फोड़ दिया। औरत ने बिना किसी भाव के वो टहनी पानी में फेंक दी और आदमी ने तुरंत हरकत बंद कर दी। लेकिन उस औरत का खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बालों का एक गुच्छा उठाया, उसे टहनी पर लपेटा और उसे तोड़ दिया। ये बाल उसके अगले शिकार के थे। एक आम शुक्रवार को नई टीचर एना स्कूल पहुंची। वो रोज की तरह क्लास लेने गई थी, पर इस बार कुछ अलग था। क्लास में घुसते ही उसने देखा कि 18 बच्चों में से 17 गायब थे। सिर्फ एक बच्चा रिकी अपनी सीट पर बैठा था। खाली क्लास बहुत डरावनी लग रही थी। एना ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पता चला कि कल रात 2:17 पर वो 17 बच्चे अचानक जागे और किसी अनजान ताकत के वश में होकर 100 मीटर रेस की तरह जंगल की तरफ एक ही दिशा में भागने लगे और अंधेरे में कहीं गायब हो गए। किसी को कुछ नहीं पता चला। पुलिस ने पूरा शहर छान मारा, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे जैसे भाप बनकर उड़ गए हों। जो अकेला छात्र रिकी वहां बचा था, उस पर सबकी नजर थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रिकी बिल्कुल चुप था, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। एना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चों के गायब होने के एक महीने बाद स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखी गई ताकि माता पिता को तसल्ली दी जा सके और शायद कोई नया सुराग मिल जाए। हॉल में बहुत तनाव था और सब चुप थे। एना पर सबका शक था। जब वो स्टेज पर बोलने गई तो वो भी बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ, पर पेरेंट्स को उसकी बातें पसंद नहीं आई। उन्होंने सारा इल्जाम एना पर लगा दिया कि तुम्हारी क्लास के बच्चे गायब हुए हैं तो तुम ही जिम्मेदार हो, या तो तुम मिली हुई हो या तुमने लापरवाही की है। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वहां हंगामा मच गया और लोग बेकाबू होने लगे। तभी प्रिंसिपल विल्सन ने बीच में आकर सबको रोका। उन्होंने कहा कि हमें शांत रहकर सच्चाई का पता लगाना होगा। मीटिंग वही खत्म हो गई। एना को सुरक्षा के साथ घर भेज दिया गया। एना को घर में बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। वो शराब पी नहीं वाली थी कि अचानक घंटी बजी। एना डर गई कि शायद पेरेंट्स लड़ने आ गए हैं। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। उसे लगा उसका वहम है, पर जब वो मुड़ी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत की और टेजर गन लेकर बाहर देखने गई। बाहर एकदम सन्नाटा और अंधेरा था। हवा एकदम रुकी हुई थी और ठंड लग रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी कार पर किसी ने पेंट से बड़े अक्षरों में डायन लिख दिया था। एना हैरान रह गई। शायद पेरेंट्स को लगता था कि एना ने किसी काले जादू से बच्चों को गायब किया है। एना को बहुत गुस्सा आया और अगले दिन वो उस पेंट को साफ करने की कोशिश करने लगी, पर वो दाग नहीं छूटे। थक हार कर वो प्रिंसिपल विल्सन के पास गई ताकि अपना दुखड़ा सुना सके, पर वहां उसे एक और झटका लगा। प्रिंसिपल विल्सन ने एना को कहा कि कल रात के हंगामे की वजह से वो माफी चाहते हैं, पर बेहतर यही होगा कि एना कुछ दिन घर पर ही रहे और खास तौर पर रिकी के आसपास भी न भटके। अगर रिकी को कुछ हुआ तो एना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी और कोई उसे नहीं बचा पाएगा। प्रिंसिपल का रवैया देख एना चुपचाप वहां से चली गई। अपने मन की तसल्ली और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एना ने खुद ही मामले की जांच करने का फैसला किया। वो पहले पुलिस स्टेशन गई और बताया कि उसे धमकी मिल रही है। वहां उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड मार्क मिला। रात को बार में उन्होंने शराब पी और बातें की, पर अगले दिन जब एना ने केस के बारे में पूछा तो मार्क ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। हारकर एना ने खुद जासूसी शुरू की। उसने सबसे पहले उस बच्चे रिकी का पीछा किया जो गायब नहीं हुआ था। वो उसके घर गई और घंटी बजाई, पर कोई बाहर नहीं आया, जबकि उसने रिकी को घर के अंदर जाते देखा था। आखिर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? क्या वहां कोई राज था? एना ने घर के चारों तरफ देखा तो पाया कि खिड़कियों पर अखबार चिपके हुए थे। बड़ी मुश्किल से उसे एक खिड़की खुली दिखी। वहां से झांकने पर उसने देखा कि सोफे पर 2 लोग बैठे थे। एना एक पल के लिए डर गई। ध्यान से देखने पर पता चला वो रिकी के मम्मी पापा थे जो बुत बनकर बैठे थे। ये सब एना को बहुत अजीब लगा। अगर घर में लोग हैं तो दरवाजा क्यों नहीं खोला? रात को परेशान एना अपनी दोस्त के साथ बार में गई। वहां उसने रिकी के घर में देखी गई अजीब चीजों के बारे में बताया कि लोग अंदर है पर खोल नहीं रहे और दिन में भी खिड़कियां ढकी हुई है। ये सब सामान्य नहीं था। दोस्त ने उसकी बात सुनी और उसे समझाया कि वो पुलिस का काम पुलिस को करने दे, वरना वो खुद मुसीबत में फंस सकती है। पर एना के दिमाग में तो बस सवाल ही घूम रहे थे। तभी वहां मार्क अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आ गया। ये देखकर एना का मूड और खराब हो गया। खैर जैसे तैसे वो वहां से निकली। शायद तनाव की वजह से उस रात एना को एक बहुत बुरा सपना आया। उसने देखा कि क्लास में सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं, बस रिकी अजीब सी हंसी हंस रहा है। एना हड़बड़ा कर नींद से उठी। उसे लगा कि घर में कोई है। उसने हर तरफ देखा पर कोई नहीं था। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि रिकी के घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगले दिन उसने सीधे रिकी को रोककर पूछने की कोशिश की, पर रिकी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और चला गया। एना फिर से रिकी के घर पहुंच गई और बाहर कार में बैठकर इंतजार करने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई और एना की कार में ही आंख लग गई। रिकी के घर कोई हलचल नहीं थी, बस बाहर एक लाइट जल रही थी जैसे कोई अंधेरे में एना को घूर रहा हो। अचानक दरवाजा खुला और एक औरत हाथ में कैंची लिए अजीब तरह से एना की कार की तरफ बढ़ी। उसने आसानी से कार का दरवाजा खोला और एना के बालों का एक गुच्छा काट लिया। कहानी अब बच्चों के गायब होने के दूसरे दिन पर जाती है, जहां ब्रूस अपनी बेटी के गायब होने से बेहद परेशान था। वो बार बार अपनी बेटी की आखिरी वीडियो देख रहा था जिसमें वो पागलों की तरह जंगल की तरफ भाग रही थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। ब्रूस का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद ब्रूस अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसने हरे पेंट की जगह लाल पेंट खरीद लिया। ये वही आदमी था जिसने एना की कार पर डायन लिखा था और मीटिंग में उस पर चिल्लाया था। काम के बाद ब्रूस पुलिस स्टेशन गया और पुलिस पर दबाव डाला कि वो एना की जांच
करें उसे शक था कि एना का पिछला रिकॉर्ड खराब है, उसे पिछले स्कूल से निकाला गया था, इसलिए वो पक्का अपराधी है। पर पुलिस ने कहा कि सब कुछ सबूतों पर चलता है और एना के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बच्चे खुद जंगल की तरफ भागे थे, इसलिए हम किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी तो ब्रूस ने मीटिंग में एना पर हमला बोला ताकि सबका ध्यान उस पर जाए। उसे पूरा यकीन था कि एना ही वो डायन है। मीटिंग के बाद ब्रूस ने एना को उकसाने के लिए उसके घर का पीछा किया और दरवाजा पीटा और फिर उसकी कार पर लाल पेंट से डायन लिख दिया। ये सब करके वो अपने घर जाकर सो गया, पर रात को किसी आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो उठकर लिविंग रूम में गया, तभी दरवाजा खुला और उसने देखा कि उसकी बेटी अजीब तरह से दौड़ती हुई जा रही है। ब्रूस खुश हो गया और उसके पीछे भागा। जब वो झाड़ियों के उस पार पहुंचा तो उसने देखा कि सामने बिल्कुल उसके अपने घर जैसा ही एक और घर है। उसने ऊपर देखा तो आसमान में एक बड़ी सी डिजिटल घड़ी लटक रही थी। ब्रूस हिम्मत करके उस घर के अंदर गया। अंदर का सारा सामान बिल्कुल उसके घर जैसा ही था। वो खुशी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागा और देखा कि उसकी बेटी वहां बिस्तर पर आराम से सो रही थी। ये बस एक सपना था। कल रात सपने में मेरी बेटी जिस तरफ भाग रही थी। टॉम ने उस कस्बे का नक्शा निकाला और स्केल से उस पर एक सीधी लाइन खींची, लेकिन सुराग काफी नहीं थे, इसलिए टॉम ने उन बाकी परिवारों को ढूंढा जिनके बच्चे भी गायब थे। जब उसने कई जगहों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी तो उसे पता चला कि सारे बच्चे एक ही दिशा में जा रहे थे। नक्शे पर लाइनें खींचने पर वो सब एक ही पॉइंट पर मिल रही थी। शायद बच्चे वही थे। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसे एना की गाड़ी दिखाई दी। उसे शक हुआ तो वो एना के पास गया। एना टॉम को जानती थी, लेकिन वो उसकी पुरानी बातों से अब भी बहुत नाराज थी। वो टॉम की कोई भी सफाई सुनना नहीं चाहती थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि एना को कुछ अजीब चीज दिखाई दी। अचानक सब बदल गया। प्रिंसिपल विल्सन का चेहरा खून से सना था और वो पागल कुत्ते की तरह सीधा एना की तरफ झपटे। टॉम ने बीच में आकर रोका तो विल्सन ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगे। एना मौका पाकर घबराहट में सुपरमार्केट की तरफ भागी। आखिर विल्सन को क्या हुआ था? कहानी कुछ घंटे पहले जाती है। विल्सन ने केविन के माता पिता को मिलने बुलाया था, लेकिन वहाँ केविन की बुआ जेनी आई। उसने कहा कि केविन के माता पिता बहुत बीमार है, इसलिए वो नहीं आ पाए। विल्सन ने कहा कि उन्हें कानूनी गार्जियन से ही बात करनी है, कोई और बात नहीं कर सकता। इसी बीच जेनी की नजर विल्सन के नाम वाले आईडी कार्ड पर पड़ी। इसके बाद विल्सन अपने घर आ गए। तभी अचानक जेनी वहां पहुंच गई और बोली कि उसने केविन के पेरेंट्स से बात कर ली है और वो दोबारा मीटिंग करना चाहते हैं। फिर उसने विल्सन से एक गिलास पानी मांगा और अपने बैग से पेड़ की एक टहनी निकाली। उसके बाद जो हुआ वो हम देख चुके हैं। टहनी पर विल्सन का आईडी कार्ड बंधा था। जेनी ने अपना हाथ काटा, खून बहने लगा। पास खड़े आदमी ने उसे तौलिया देना चाहा, लेकिन जेनी ने कैंची से तेजी से उसके बाल काट लिए। जैसे ही घंटी बजी, एक बहुत ही डरावना मंजर सामने आया। विल्सन का शरीर जेनी के कब्जे में था और उसने अचानक अपने ही सिर से मारकर अपने दोस्त की जान ले ली। इसके बाद जेनी ने एक सुनहरा बाल निकाला जो एना का बाल था। उसने उसे टहनी पर लपेटा और तोड़ दिया। इसके बाद विल्सन फिर से कंट्रोल हो गए और एक शैतान की तरह एना की तरफ भागने लगे। यहाँ आकर कहानी वापस जुड़ जाती है। वो बाहर निकले और एना का गला पकड़ा, लेकिन टॉम ने वत रहते रोक लिया, जिससे एना को भागने का मौका मिल गया। विल्सन अभी भी पीछा कर रहे थे। टॉम ने गाड़ी से उनका पीछा किया, लेकिन विल्सन भागते भागते हवा में उड़ने लगे। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद विल्सन की मौत हो गई। इस घटना के बाद टॉम को सब समझ आने लगा, क्योंकि विल्सन के भागने का तरीका बिल्कुल गायब हुए बच्चों जैसा था। यानी एना डायन नहीं है, बल्कि कोई और है। उसने एना से माफी मांगी और अपनी जांच के बारे में सब सच बता दिया। दोनों साथ मिलकर नक्शे वाले पॉइंट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर एना ने देखा कि ये तो केविन का घर है, लेकिन वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी देखकर वो हैरान थे। क्या पुलिस को भी पता चल गया है असल में क्या हुआ था? इसके लिए 2 दिन पीछे चलते हैं। माइक एक चोर था जो दिन भर खाली रहता था और नशे के लिए चोरी के सामान को बेचकर पैसे कमाता था। उस दिन उसने देखा कि केविन के घर में सन्नाटा है, तो वो चुपके से अंदर घुस गया, लेकिन तलाशी लेते वक्त माइक को अपने पीछे ठंडक महसूस हुई। केविन के माता पिता सोफे पर बुत बनकर बैठे थे। ये अजीब नजारा देखकर माइक के होश उड़ गए। उसने जल्दी से सामान बांधा और बाहर की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसे एक दरवाजे को लेकर उत्सुकता हुई। उसने खोला तो वो बेसमेंट था। अंदर का नजारा देखकर माइक की रूह कांप गई। वहां सारे गायब बच्चे केविन के घर के बेसमेंट में कैद थे। तभी केविन के माता पिता अचानक जागे और माइक की तरफ बढ़ने लगे। वो घबराकर जान बचाते हुए वहां से भाग निकला। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन गया ताकि सब बता सके, लेकिन दरवाजे पर ही उसकी टक्कर अपने पुराने दुश्मन पुलिस वाले मार्क से हो गई। दोनों एक दूसरे को देखते ही भड़क गए। माइक वहां से भागा, लेकिन भागते भागते वो जंगल में भटक गया। उसे सामने कुछ दिखाई दिया। उसने गौर से देखा तो जेनी वहां खड़ी होकर उसे बुला रही थी। माइक डरकर तंबू में छुप गया, लेकिन तंबू के बाहर परछाई करीब आती जा रही थी। आने वाला शख्स असल में मार्क था। वो गुस्से में था और उसने माइक पर पिस्तौल तान दी। माइक ने केविन के घर के बेसमेंट का राज बताया और मार्क के साथ जाकर सच पता लगाने को कहा। मार्क ने शक करते हुए पिस्तौल रख ली। माइक के कहने पर वो दोनों केविन के घर पहुंचे। मार्क ने बिना सोचे दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और मार्क बिना सोचे अंदर चला गया। माइक कार में बैठकर देर रात तक इंतजार करता रहा, लेकिन मार्क वापस नहीं आया। अचानक दरवाजा खुला और मार्क बहुत ही अजीब तरह से चलता हुआ बाहर आया। वो सीधा पुलिस की गाड़ी के पास आया और माइक को खींचकर घर में ले गया। मार्क अब किसी के कब्जे में था। आखिर ये जेनी है कौन? कहानी एक महीना पीछे जाती है। जेनी केविन के घर रहने आई थी। वो बहुत अजीब थी। कमरे में एक विग और सूखा हुआ पेड़ रखा था। जेनी बहुत बीमार और कमजोर लग रही थी और केविन को घूर रही थी। केविन डर के मारे उसकी बात मान गया, दरवाजा बंद किया और स्कूल चला गया। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो उसे गेट पर अपने पापा नहीं दिखे। मजबूरन केविन
पैदल घर गया। घर घुसते ही देखा कि उसके माता पिता डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और बिल्कुल पथरा गए हैं। केविन को गड़बड़ लगी। वो पूछने आगे बढ़ा तभी बुआ जेनी उसके सामने आई और एक डरावनी मुस्कान दी। साफ था कि उसके माता पिता जेनी के कंट्रोल में थे। राज खुलने पर जेनी ने नाटक बंद कर दिया। उसने केविन को धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो उसके माता पिता मारे जाएंगे। ये कहकर जेनी ने अपने काले जादू की ताकत दिखानी शुरू कर दी। जब तक जेनी ने टहनी नीचे नहीं रखी, उसके माता पिता खुद को चोट पहुंचाते रहे। नन्हा केविन हार मान गया और किसी को न बताने का वादा किया। डर के साए में उसने कई रातें काटी। रोज स्कूल जाने के अलावा उसका काम अपने बुत बने माता पिता का ख्याल रखना था। एक दिन केविन ने देखा कि जेनी जमीन पर पड़ी तड़प रही है। उसने पूछा क्या हुआ, तो जेनी ने बताया कि वो बहुत बीमार है और उसके पास वक्त कम है। उसने सोचा था कि केविन के पेरेंट्स उसकी बीमारी ठीक कर देंगे, पर वो काम नहीं आया। फिर जेनी को एक आइडिया आया। उसने केविन से कहा कि स्कूल से हर बच्चे की एक चीज लाकर दे। केविन जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपने माता पिता को नहीं बचा पाएगा। मजबूरी में उसने जेनी की बात मान ली। अगले दिन केविन स्कूल गया और जब सब बच्चे स्पोर्ट्स क्लास में थे, उसने चुपके से सबके बक्से पर लगे नाम वाले स्टिकर निकाल लिए और घर आकर उन्हें जेनी को दे दिया। केविन ने वहां खड़े होकर वो काला जादू होते हुए देखा। जेनी ने सबके नाम की पर्चियां फाड़कर कटोरे में डाली। अब 2:17 हो चुके थे। कुछ बुरा होने वाला था। जैसे ही घंटी बजी, दोनों दरवाजे पर इंतजार करने लगे। 2:17 पर सारे बच्चे किसी ज़ॉम्बी की तरह उसके घर की तरफ आने लगे। केविन ये देखकर डर गया, पर जेनी खुशी से मुस्कुरा रही थी। बाद में जब कोई जांच करने आया तो केविन की मदद से घर साफ कर दिया गया और खिड़कियों से अदबार हटा दिए गए। फिर जेनी ने हर बच्चे के बाल काटकर उन्हें जंगल में छुपा दिया और जब पुलिस की जांच खत्म हुई तो बच्चों को बेसमेंट में बंद कर दिया। यही वजह थी कि पुलिस को कभी कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों के गायब होने के बाद जेनी केविन के पापा को लेकर स्कूल गई और झूठ बोल दिया कि उन्हें लकवा मार गया है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। ऐसे वो पुलिस से बच निकले। अब वापस वर्तमान में आते हैं। एना और टॉम दरवाजे पर थे। तभी दरवाजा खुला और पुलिस वाला मार्क बाहर आया। उसने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। वो अंदर गए। कमरे में अंधेरा था। तभी माइक और मार्क ने उन पर हमला कर दिया। मार्क ने एना का गला पकड़ लिया, लेकिन एन मौके पर एना ने उसकी गन निकालकर मार्क का काम तमाम कर दिया। उधर टॉम माइक से भिड़ गया और उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद बेसमेंट में उन्हें सारे बच्चे मिल गए। तभी वहां जेनी आ गई और पल भर में उसने टॉम को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे एना को मारने का हुक्म दिया। उसे लगा अब उसकी जीत पक्की है, पर वो केविन को भूल गई थी। इतने दिन साथ रहकर केविन भी वो काला जादू सीख गया था। उसने एक पेड़ की टहनी से अपनी उंगली काटी और फिर बच्चों के बाल और जेनी के बाल एक साथ बांध दिए और फिर तुरंत उसे तोड़ दिया। टहनी टूटते ही जेनी का जादू भी टूट गया और वो घबरा गई। अगले ही पल बेसमेंट के सारे बच्चे एक सैलाब की तरह जेनी की तरफ दौड़े। काफी भागदौड़ के बाद वो बुढ़िया बच्चों के हाथों से नहीं बच पाई। बच्चों ने उसे नीचे गिरा दिया और भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। जेनी की मौत होते ही जादू के असर वाले सभी लोग ठीक हो गए। बस केविन के माता पिता को लंबे समय तक कंट्रोल में रहने की वजह से अस्पताल भेजना पड़ा। सारे बच्चे सुरक्षित अपने माता पिता के पास लौट गए। एना ने अपनी समझदारी और हिम्मत से जादू में फंसे सभी लोगों को बचा लिया और जेनी की साजिश को खत्म कर दिया। बच्चे भी आखिरकार अपने घर पहुंच गए और इसी के साथ कहानी की एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हुई। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।